नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, मैं आज आपके लेके चलता हूँ 90 के दशक में। ये जो आज की कहानी मुझे मिली है, आई है मेरे पास में, वो झारखंड से है। 90 की दशक की बात है। ये जो कहानी भेजे हैं ना, उनका नाम है श्याम जी। श्याम जी की खुद की कहानी नहीं है, इनकी पड़ोस में रहने वाले रिश्ते में चाचा ही लगते थे, जो जीप चालक थे। खुद का अपना जीप था, जीप चलाते थे, सवारी ढोने का काम करते थे झारखंड में। उनका नाम था मुकेश। ये मुकेश की कहानी है। तो आइए मुकेश जी के ही पॉइंट व्यू से हम इस कहानी को बेहतर जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। ये बात है 1990 की दशक की। तब मैं जवान था, उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी। अब मैं मस्त मौला इंसान था। मैं जीप चलाता था, खुद की अपनी जीप थी, और बुकिंग लेता था, सवारियाँ ढोने के काम करता था, और एक तरह से कहूँ ना कि मैं अपने परिवार को मदद करता था। अब ऐसा बात नहीं था, हमारे परिवार जो था लंबा चौड़ा परिवार था। सब संयुक्त परिवार की तरह रहते थे, मिलजुल करके सब काम करते थे। कोई खेती करता था, कोई नौकरी करता था, लेकिन मेरे मन को भय था कि मैं जीप चलाऊं। मुझे मन में ये इच्छा जागी थी। तो आखिरकार मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए जीप खरीद दिया था, और मैं जीप चलाता था, और जो भी पैसा कमाई होता था मैं अपने मुखिया को दे देता था, और इस तरह मेरी ज़िंदगी अच्छी भली चल रही थी। हाँ, मैं उन दिनों किसी प्यार वार के लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ा था, और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता था। यह कि मेरे परिवार में ये सब अगर कोई जान लेना कि मुकेश किसी लड़की के साथ दिखा गया है, बातचीत करते देखा गया है, तो हमारे जो परिवार के मुखिया थे बहुत ही सख्त इंसान थे। वो तो लट से ही बात करते थे, और तब पूछते थे कि हाँ अब बता इसमें सच्चाई क्या है। पीटने के बाद में वो ऐसे ही इंसान थे, और उससे सब कोई घर का दहशत खाता था। आखिर मुखिया जो ठहरे, और उन्हीं के इशारे पर हमारा इतना बड़ा परिवार चलता था। मैं उस रात की बात बता रहा हूँ, जब मैं सवारी छोड़ करके और अपने घर की तरफ आ रहा था। फासला लगभग 20 किलोमीटर का था, और वो सड़क जो थी ना उस टाइम में, अब जगह जगह पर थोड़ा पानी भरा हुआ था। अब बरसात का टाइम था, अब मैं पानी से बचाने की कोशिश करता हुआ कि ना जाने कहीं गड्ढा हो, फिर क्या होगा, लेकिन गड्ढा होता नहीं था। सड़क साफ सुथरी थी, लेकिन पानी की वजह से, पानी जो खड़ा हो चुका था रोड पर बरसात होने की वजह से, अब मैं बड़ा स्लो चला रहा था, संभल संभल करके। आखिर मेरे पास में और कोई काम नहीं था, और रात का करीब 10 साढ़े 10 का वक्त था। अब मैं बस अपना घर जाना था, आराम ही तो करना था। तो इसलिए मैं जीप की जो रफ्तार थी मैं कम रख करके मज़े मज़े में अपना ड्राइव कर रहा था, और ठंडी हवा खाते हुए गर्मी के टाइम में अपना घर की तरफ लौट रहा था। जिस रोड से मैं गुजर रहा था ना, उस रोड पर कुछ साल पहले एक अफवाह उड़ी थी कि इस रोड पर एक खूबसूरत लड़की रात को अचानक दिखाई देने लगती है, और उसका शिकार जो है ना ड्राइवर लोग ही बनते थे। लेकिन वो ड्राइवरों के साथ में क्या करती थी ये किसी को नहीं मालूम। हाँ, जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कहता था कि बहला फुसला के अपने घर ले जाती थी, उसके साथ एंजॉय करती थी, और फिर उस ड्राइवर को छोड़ देती थी। ड्राइवर बेचारा बेहोशी की हालत में रोड पर पड़ा मिलता था। जब अपने आप को होश में लाता था तो समझने की कोशिश करता था कि मैं रात में था कहाँ। उसको कुछ याद ही नहीं होता था। वो सब कुछ भूल गया होता था कि उसके साथ में क्या हादसा हुआ, कौन रात में उसको ले गई। आखिरकार वो अपने घर पहुंचता था। ऐसी वैसी जितनी मुंह थी उतनी बातें थी। इस बातों को मैं भी जानकारी रखता था, लेकिन मैं कहूँ ना कि मैं इन चीज़ों पर कभी विश्वास करता ही नहीं था। मैं भूत प्रेत को मानता ही नहीं था। मुझे तो ये कोरी अब एक तरह से अब अंधविश्वास ही लगता था। झूठ की कहानी मुझे अब यही समझ में आता था। हाँ, उसी रोड की बात थी जिस रोड को मैं रात को गुजर रहा था। बारिश बहुत तगड़ी हुई थी, और इसके बाद बारिश रुक गई थी। हाँ, मैं अब अपनी जीप लेके आगे बढ़ता जा रहा था।
वो एरिया आ चुका था जहां पर वो लड़की कभी कभी रात को रोड पर नजर आती थी, और उसके बाद वो सब अफवाह थी। सही कहूँ ना कि अगर मैं नहीं जानता ना तो उस लड़की के बारे में सोचता नहीं। और उस जगह से मैं गुजर रहा था ना, अचानक वही बात मेरे दिमाग में आ चुकी थी कि लोग बाग बताते हैं इसी रोड पर ना रात के वक्त, तो अभी रात का ही वक्त है, मैं अकेला ही हूँ। और लोग कहते थे कि जो ड्राइवर जो भी रोड पर अकेले गुजरता हो और जो जवान लड़का हो उसके साथ ही ये ज़्यादातर हादसा होता था। तो मैं भी जवान हूँ। मैं अपने आप को कंपेयर करने लगा कि अगर ऐसी कोई चीज लड़की होती तो अब तक मुझे क्यों नहीं दिखाई दी। मैं अब सोचने लगा कि जो भी बातें थी ना मन गढ़ंत थी, इस बात में कोई दम नहीं है, आत्मा आत्मा कोई होती नहीं है, भूत प्रेत कोई होता नहीं है। अचानक एक लड़की मुझे रोड पर दिखाई दी जो हाथ अब इशारा कर रही थी कि मतलब रोकिए। मैं सही कहूँ ना, एक पल के लिए मैं घबरा गया था उस लड़की को देख करके, लेकिन अगले पल अपने आप को संभाला। अरे ये मेरे को क्या हो रहा है, मैं उस लड़की को देख कर डर क्यों रहा हूँ। अरे आज के टाइम में साइंस के युग में ऐसी ऐसी बातें थोड़ी होती है, ये लोग अंधविश्वास और हवा फैलाए हुए हैं, ऐसा नहीं होता। मैं उस लड़की के पास जब गुजरने लगा ना, तब वो लड़की जीप के सामने अब आ गई थी, एकदम हाथ उठाती आती जैसे उसको कहीं जाना हो और जल्दीबाजी में हो। मुझे जीप रोकना पड़ा, लेकिन मैं तहकीकात करने लगा। मुझे वो पुरानी बातें याद आने लगी जो मैं उसके बारे में सोचा था, अब कुछ क्षण पहले मैं सोच रहा था। मैं उसकी अब लिबास को देखने लगा। लिबास में एक साधारण सा लिबास पहन रखी थी, जवान थी, खुले हुए बाल थे, चेहरा इंसान की तरह दिख रहा था, एक आम लड़की की तरह दिख रहा था, पैर भी सीधे दिखाई दे रहे थे। मतलब ऐसा कोई पहचान मुझे नजर नहीं आ रहा था कि वो कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा, कोई चुड़ैल हो सकती है। अब मैं थोड़ा हिचकता जरूर था उस टाइम में। तभी वो लड़की मेरे पास में आ गई। अरे अरे अरे, आपने गाड़ी रोक के मेरे ऊपर मेहरबानी की, थोड़ा सा मुझे आगे जाना है, आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? आप कहेंगे तो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। मैं उस लड़की की सुंदरता देखते रह गया। जब पास आए ना तो उसके कपड़ों से एक अलग किस्म की खुशबू आ रही थी, बड़ा ही मोहक खुशबू। मैं उस खूबसूरत लड़की को देख करके, अब 10:30 का वक्त था लगभग, या कुछ ज़्यादा भी कुछ कम भी हो सकता है। और तब मैं पूछने लगा कि अरे आप अकेले इस रोड पर, आपके साथ में आपके घर वाले नहीं हैं क्या? और तब वो कहने लगी घर वाले सब हॉस्पिटल में गए हैं, आगे जो हॉस्पिटल है ना मुझे वहाँ तक जाना है, अब हमारे परिवार में कोई बीमार पड़ गया है, और तब मैं देखने के लिए जा रही हूँ। आप समझ पा रहे हैं ना कि मैं किस परिस्थिति में हूँ, मुझे जल्दी पहुँचना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं कहने लगा अरे अरे क्यों नहीं, हम तो इसी काम के लिए हैं, आइए बैठिए। वो हमारी बगल वाली सीट पर बैठ गई, और तब ये खुशबू का झोंका बहुत तेज आया था। खुशबू ऐसा था जिससे मेरे मन को मोहने लगा था। मेरे दिमाग में अब एक तरह से कहूँ ना कि बड़ा अजीब सा व्यवहार मेरा दिमाग करने लगा था। मैं बरबस उसकी तरफ देखने लगा, जबकि मैं ऐसा लड़का ही नहीं था। मैं तो अपने परिवार से, मुखिया से बहुत डरता था, खौफ खाता था कि अगर गलती से भी उनको पता लग गया ना तो पहले लट से इलाज करते हैं, आप बाद में पूछते हैं कि ये बात बता, ये बात कहाँ तक सही है। मैं बहुत घबराता था। मैं क्या, मेरे परिवार के लोग काफ़ी घबराते थे, वो किसी को नहीं बख्शते थे, ऐसे इंसान थे। अब उस लड़की की तरफ अचानक मुझे क्या हो गया, ना चाहते हुए भी मैं उसकी तरफ देख रहा था, और वो भी मेरी तरफ मुड़ मुड़ के देख रही थी। अब फिर कहने लगी ऐसा क्या देख रहे हो ड्राइवर साहब, जवान लड़की नहीं देखी है क्या? मुस्कुराते हुए मैं अपने आप को बड़ा शर्मिंदगी महसूस करने लगा और सोचने लगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो एक यात्री है और मैं इसको आगे छोड़ दूंगा, इससे मेरा वास्ता क्या है। मैं अब ध्यान फोकस रोड पर करने लगा। अब कुछ ही देर चला था और तभी वो मेरे बगल में आकर के अब बिल्कुल पास में आके बैठ गई। कपड़ों से खुशबू और उठने लगी थी। थोड़ी दूरी पर थी तो खुशबू कम आ रही थी, लेकिन अब
विशेष खुशबू आने लगी थी। वो खुशबू की जाल ने मुझे ऐसा मोहित कर दिया था कि मैं फिर उसकी तरफ देखने लगा था। जब मैं देखता तो वो भी मेरे से नज़रें मिलाती, मुस्कुराती, और फिर वो मुझसे बोलती, क्या बात है ड्राइवर साहब, क्या मैं इतनी पसंद आ गई हूँ? तो चलो, फिर देरी क्यों है, मेरा बगल में ही घर है, थोड़ी दूर पर। चलो, मैं अपनी इच्छा भी आपकी इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। चलो देरी मत करो, नहीं तो मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। वाकई में उस लड़की ने साफ लफ्जों में कहा ना, तो मैं तो हिल चुका था। अरे, इसके दिल में ये सब क्या चल रहा है? मैं अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अरे, मैं ड्राइवर हूँ, ऐसी सवारी तो रोड पर मिलती रहती है, मुझे इन झंझट में कभी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उस लड़की की मोहक तस्वीर मेरे दिल में बस चुकी थी। कजरारी कजरारी आंखें अब मुझे बेचैन कर रही थी। ना चाहते हुए भी उसको बात को मानने के लिए मैं तैयार हो गया। मुस्कुराते हुए से कहने लगा कि आप हॉस्पिटल जा रही थी ना? तब वो कहने लगी, अरे हॉस्पिटल तो जाते रहेंगे, चलो अब मैं आपको अपने घर तक ले चलती हूँ। मैं कहने लगा, आपका घर तो पीछे है। अब कहने लगी कि हमारा घर तो बहुत सारी जगह पर है, मैं तुम्हें लेके चल रही हूँ ना, मुझ पर विश्वास है ना? मैं कहने लगा, अब मैं जैसे नशे में हूँ उस सुगंध की वजह से जो मेरे सर पर चढ़ के बोल रहा था। अब मैं उसी सुगंध में खोया हुआ, ना जाने मादक सुगंध कैसा था जो मुझे मदहोशी की तरफ धकेल रहा था। ना चाहते हुए उस लड़की की बात को मान रहा था, जबकि मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं था। और लड़की मुझे बहला फुसला करके एक नए ठिकाने की तरफ जा रही थी। मुझे चौराहा से सीधा जाना था, एक चौराहा था। अब मुझे दिमाग में याद है कि मैं सीधा ही जाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो लड़की कहने लगी, नहीं, इधर है मेरा घर, आप बाईं तरफ मुड़ जाइए, बस थोड़ी दूर पर तो है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगी, और घर में कोई है भी नहीं, मैं अकेली हूँ, चलो चलो। अब ऐसी वैसी बात करने लगी कि मैं अब उसके बस में पूरा हो ही चुका था और फिर चल पड़ा था। मैं जादू से बंधा हुआ उस सुगंध के चक्कर में मदहोशी में डूबा हुआ, और कब उसके घर में पहुंच गया मुझे अब ये तो पता है कि जैसे घर के अंदर पहुंचा, रोशनी से घर भर चुका था जो अंधेरे में था। और तब मैं देखा एक तख्त पर अब मोटा सा बिस्तर बिछावन बिछा हुआ था, और वो लड़की मुझे कह रही थी, अब बैठ जाओ यहाँ पर, बस 5 मिनट में मैं तैयार होकर आ रहा हूँ, और तब तक तुम मेरा इंतजार करना, सोना नहीं, सोना नहीं, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। जब ये सोने सोने बोलने लगी ना, अचानक मेरी पलकें भारी होने लगी। ऐसे लगने लगा कि मुझे नींद आ रही है। मैं अपनी पलकें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पलकें खोल नहीं पा रही है। पलकें जैसे बोझिल हो गई हो, इतनी वजन की हो गई हो कि मैं अपने पलकें झपकाने में असमर्थ पा रहा था। और वही हुआ, और मैं गहरी नींद में आ चुका था। जब मेरी आँख खुली ना, कुछ बेचैनी सी, कुछ घबराहट सी, कुछ वजन मेरे ऊपर में अब पड़ रहा था, दबाव आ रहा था सीने पर। और तब मैंने आंखें खोली, तब कमरे में वैसे ही चमकता हुआ रोशनी मुझे नजर आ रहा था। मेरे सीने पर सवार वही लड़की थी, मेरी आंखों में झांक रही थी और कह रही थी, तुम सोई भी थी ना, क्यों जाग गए? सो जाओ, दोबारा सो जाओ, अभी सुबह नहीं हुई, सुबह होने से पहले मैं तुम्हें उठा दूंगी, तुम घबराओ मत, तुम सही जगह पर हो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। ना जाने क्या क्या बोल रही थी, और तब मुझे फिर नींद आ चुका था। जब मेरी आंख खुली ना, तो मैं अपने आप को अपने जीप के अंदर पाता हूँ, और उसी चौराहे से पीछे जिस जगह पर मैं लड़की को बिठाया था, जिस रोड पर अब वो अफवाह उड़ी हुई थी, उसी रोड की बात है। और उसी जगह पर साइड में मेरी जीप लगी हुई है, और मैं अपने जीप में मस्त सो रहा हूँ, जैसे दिन दुनिया का कोई खबर नहीं है। जब सूरज निकलता है, वाहन चलने लगते हैं, और तब मैं होश में आता हूँ, या फिर यूँ कहूँ कि नींद से जागता हूँ। और तब मैं एकदम आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। रात की सब बात मुझे याद आने लगती है, और मैं तो एकदम डर जाता हूँ। आखिर वो लड़की गई कहाँ? मैं उसके घर पर गया था। मुझे याद है
मैं उस चौराहे से बाईं तरफ मुड़ा था। कुछ दूर जाने के बाद एक घर आया था और उस घर के आगे मैं रुका था। आखिर वो लड़की कहाँ गई? मैं यहाँ पर क्यों आ गया? वो लड़की है कहाँ? अब क्या होगा? मेरे घर वाले रात भर ढूंढ रहे होंगे। मैं परेशानी में अब फंसा हुआ था, लेकिन मैं पता लगाने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये मेरे साथ में क्या हुआ था। अब तो सुबह हो चुकी थी, आवागमन रोड पर चल रहा था। मैं उस चौराहे पर पहुंचा जहां से मैं बाईं ओर मुड़ा था और वो जगह पर मैं पहुंच चुका था जिस घर के सामने मुझे अब गाड़ी रोकी थी, यहाँ तक जहाँ तक मुझे याद था। अब इसके बाद में वहाँ बहुत सारा घर था। कौन से घर में गया था मुझे याद नहीं था। अब हर घर में सुबह का वक्त था, पारिवारिक घर था। कोई ना कोई बाहर अब मुझे दिखाई दे रहा था। मुझे पहचान में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से घर में था रात में। अब मैं एकदम बेचैन हो गया। तब एक पास वाला जो घर था, जो दातुन कर रहे थे, अब वो मेरे पास में आए। क्या बात है भैया, कोई सवारी यहाँ से ले जानी है क्या ड्राइवर साहब? मैं कहने लगा कि भाई सवारी तो मैं लेके आया था रात में। अब फिर मैं वो कहानी बताने लगा। मैं इसी जगह पर किसी घर में आया था रात में। भैया आपको मालूम है, एक जवान लड़की ऐसे ऐसे कपड़ा पहने हुए कहीं आसपास में घर में रहती है। वो आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देखने लगा और कहने लगा, भैया आप भी शिकार बन गए क्या उसका? अब मैं हैरान हो चुका था। किसकी बात कर रहे हो भैया तुम? अरे उसी प्रेतात्मा लड़की का। अब मैं एकदम डर गया था उसकी बात सुन करके। क्या मतलब भैया, क्या बताना चाहते हो? तब वो कहने लगा कि भैया आप सही सलामत हो। भगवान को अब एक तरह से धन्यवाद बोलो, थैंक यू बोलो। बिल्कुल सही सलामत मुझे दिखाई दे रहे हो। ना तो जो भी इंसान अगर उस लड़की के चंगुल में फंस जाता है और उसके चक्कर में पड़ जाता है, या तो लूढ़ा लंगड़ा हो जाता है, फिर ये अपनी याददाश्त खो देता है, या फिर पागल हो जाता है। लेकिन ये तुम्हारे में कोई लक्षण नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है वो लड़की तुम्हें प्यार करने लगी है। भैया उस लड़की से बच के रहना, कभी उसके दोबारा चक्कर में मत पड़ना। यहाँ पर उस लड़की का कोई घर नहीं है। जो तुम बात कर रहे हो ना, सब घर परिवार वाले लोग रहते हैं। यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है जैसे लड़की की तुम बारे में बात कर रहे हो। वाकई में डराने वाला पल था, लेकिन मैं भगवान को लाख लाख शुक्रिया कर रहा था कि इतना सब होने के बाद भी लड़की मुझे छोड़ दिया था, जिंदा सही सलामत। तो क्या ये घर वाला अब जो बोल रहा था, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे अपने आप को बचा के रखना चाहिए। लेकिन मैं अपने घर में ये बात बोल नहीं सकता था। अब मैं घर जाऊंगा, अब एक तमाशा अलग खड़ा होगा। मुझे अपने परिवार को, मुखिया को समझाना पड़ेगा कि आखिर मेरे साथ में हुआ क्या। मैं पूरी बात तो बता ही नहीं सकता था। आखिरकार मैं अपने घर पर डरते डरते पहुंचा। वाकई में सारे लोग बेचैन बैठे हुए थे चौपाल पर ही मुझे मिल गए। मेरे मुखिया मिल गए और मेरे पापा भी मिल गए। कहने लगे, अरे कहाँ था मुकेश, कहाँ था मुकेश बेटे? जैसे आके मुझसे लिपट गए थे। तभी हमारे दादाजी यानी मुखिया, आर्मी के रिटायर हट्टा कट्टा इंसान, उस घर में जैसे मिलिट्री का शासन चलता था। डंडे से पहले वो बात करते थे और फिर पूछते थे कि अब बता इस बात में कितनी सच्चाई है। जब वो डंडा लेके मेरी तरफ आए ना, तो समझ गया कि पहले तो मेरी पिटाई होगी और फिर पूछेंगे कि तू रात में कहाँ था। लेकिन भगवान का लाख लाख धन्यवाद दूंगा कि मैं उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं देख रहा था। वो दौड़ के मेरे पास में आए और कहने लगे, अरे बेटा कहाँ था रात भर? देख सारा परिवार हम परेशान हो गए, कहाँ कहाँ तुम्हें रोड पर ढूंढते रहे। जो भी गाड़ी गुजरती थी हम पूछते थे कि तुमने मुकेश को देखा है, मुकेश को देखा है। और तब मुझे पहली बार लगा मेरे दादाजी की आंखों में वो प्यार जो मैं पाना चाहता था। उस प्यार को पाने के लिए अब एक तरह से कहूँ ना कि मेरे आंखों में आंसू आ गया था। मैं तो दादाजी से डरता था, वो किसी को नहीं बख्शते थे, लेकिन उनका ये जो परिवर्तन वाला रूप था ना, मैं देख करके आश्चर्य में डूब चुका था। तब मैं अपने पापा को अपने
अब दादाजी को बताने लगा कि मेरे साथ में ये घटना हुआ। आज सही कहूं, मैं कोई बात को छिपा नहीं पाया। उनकी आगे में सब कुछ बताता चला गया। तब मेरे दादाजी कहने लगे, तू चिंता मत कर, तेरे के साथ में अब कुछ होने नहीं देंगे। मैं अब पुजारी जी से बात करूंगा और तेरा उपाय कर देंगे। आखिरकार उसी वक्त में मंदिर में ले गए पापा दादाजी। कहने लगे पुजारी जी से सारी बात बता करके कि इस लड़के को अब आप संभालो, देखो इसके साथ में कैसी घटना घट गई है। और वही पुरानी बात है, जो लड़की रोड पर नजर आती थी अब फिर वो नजर आने लगी है। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? तब पुजारी जी कहने लगे कि हम सब ने किया था, वहाँ पूजा पाठ भी किया था, लेकिन वो पूजा पाठ करने के बाद में कुछ दिन शांत हो जाती है, एरिया को छोड़ जाती है। अब फिर प्रभाव खत्म होने के बाद वो लौट आती है। चलो अच्छा हुआ मुकेश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाई है, लेकिन आशंका तो लगी हुई है। तब जाकर के उन्होंने रक्षा कवच मेरे गले में पहनाया था। कहने लगे मुकेश बेटा, कुछ दिन तक रात का जो सफ़र है ना, अकेले मत किया कर। सवारी है तो ठीक है, नहीं तो बेटा जहाँ है वहीं रुक जाया कर। अंधेरे में और अकेले में सफ़र करना तेरे लिए ठीक नहीं है। अब फिर मैं वही काम करने लगा था जो पुजारी जी बताए थे। अब मेरे परिवार के लोग चाहते थे। अब इस बात को तो न जाने कितना साल बीत चुका है, लेकिन लगता है ना कि मेरे आंखों के सामने उस लड़की की चेहरा अभी भी नाच रहा है। वो लड़की जैसे मेरे सामने मुस्कुरा रही है। कह रही है मुकेश चल, मेरा घर बगल में ही है, चल हम रात वहीं बिताएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी श्याम जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।